हम लोग समझने जा रहे हैं मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग थर्ड में है। और पिछले क्लास तक हम लोगों ने 16 आर्टिकल तक एक फंडामेंटली पढ़ लिया, राइट। तो उसका मतलब क्या है और एज ए नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार संविधान में कहां पर दिया गया है, राइट। आज अभी पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 17, राइट, जिसका नाम है अस्पृश्यता कांत। इंग्लिश में बोलते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट। देखो, हमारा संविधान 1950 से लागू हो रहा है। 1950 के पहले ब्रिटिश हुकूमत थी, राइट। ब्रिटिश हुकूमत थी और उसके पहले और चले जाओ तो मुगलों की सरकार थी। उससे और पीछे चले जाओ, जिसे हिंदू एरा कह सकते हैं आप, वर्ण व्यवस्था आधारित सरकारें थी। वर्ण व्यवस्था समझते हैं आप लोग? बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशन है, फिर भी आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं, तब अनटचेबिलिटी को आप समझ पाओगे। वैसे एक शब्द ने तो करा दिया कि छुआछूत मना है और कानूनन अवैध है और कानूनन दंड नहीं होगा। अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत नहीं करने हैं। संविधान ने ये हर नागरिक को अधिकार दिया है कि अगर उसके साथ कोई भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, तो उसे वो दंडनीय पात्र होगा, उन्हें दंड दिया जाएगा। और दंड क्या होगा? ये काम है संसद को कानून बनाना, जो कि संसद ने 1955 से स्टार्ट कर दिया। खैर, थोड़ा सा पहले बात करते हैं। पहले प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी, राइट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था कितनी अच्छी थी कितनी बुरी थी इसके चक्कर में नहीं जाऊंगा। अब क्या था जिसमें हम लोग पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, पढ़ा भी है और सच भी है, किसी खास वर्ग को विशेष अधिकार थे, किसी को कम अधिकार थे, किसी को अधिकार नहीं थे, वगैरह वगैरह बातें आई। ये उस समय आया जिस समय भारत के लोग इतने जागरूक नहीं थे, हम भारतीय नहीं मान रहे थे, शिक्षा नहीं था, सोच विकसित नहीं थे। मुगलों की सरकार आई, जो भी सरकारें आई, यहां की परंपराओं को, रीति रिवाज को समझा, यहां के लोग की पसंदगी क्या है, रहते कैसे हैं, उनके धारणाएं क्या हैं, धारणा से ही धर्म बना, यानी किस विचार को कौन फॉलो करता है, राइट। इसलिए जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो लॉर्ड मेयो के अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी गठन किया गया था, जो भारत की परंपराओं को समझेगा और उसके आधार पे भारत में शासन कैसे करे जाए। ब्रिटिश संसद कानून लाती है और इंप्लीमेंट करती है। इसका मूल अवधारणा है हर समाज के मूल्य को समझे, राइट।
समाज का मूल्य, जैसे मान लो कि एक ब्राह्मण का जो आइडियोलॉजी था कि ब्राह्मण क्या चाहता है, शूद्र जिसे कह दिया वो क्या चाहता है, तो सबकी भावनाओं को समझ लें और उसके आधार पर नीति बनाएं और लड़वाते रहें और शासन हम करते रहें। परिणाम क्या हुआ कि परंपरा से हमारे देश में अनटचेबिलिटी रही, छुआछूत भेदभाव रहा। अब बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं कि कोई उच्च जाति के मोहल्ले से किसी दलित जाति, जिसे आज बोलते हैं, दलित शब्द कहना भी नहीं चाहिए मेरे तरह आदमी को, अगर सरकार भी ये कहती है तो वो भी गलत है, यानी एक तरह से उत्पीड़ित ही कर रही है कि आप दलित हो, दमित हो। तो अगर वो शादी करने के लिए घोड़ी पर चढ़ के जाता है तो बहुत सारे जो दबंग ऊंची जातियां अपने को मानते हैं उस पर अटैक कर देता है। यह कहकर कि घोड़ी पर शादी करना आपका, आप जाति का नहीं है, यह आपकी परंपरा नहीं है, ये आपके रीति रिवाज नहीं है। या जहां पर जो उच्च जाति कहे गए, सवर्ण कहे गए, जहां से वो पानी ले रहा है, वहां पर वो जो दलित शब्द जो इस्तेमाल होता है, वहां पर से पानी नहीं ले सकते, राइट, या उनका छुआ हुआ नहीं लेते। इस तरह की बहुत सारी परंपराएं हिंदुस्तान में है जो छुआछूत भेदभाव को देते रहा है। परिणाम क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जाति आधारित गांवों का निर्माण होने लग गया। आप देखना, एक गांव है जो किसी खास जाति का होगा, दूसरा गांव किसी खास जाति का होगा, संपूर्ण भारत नहीं दिखता। जो आज की परिकल्पना है, हमारे संविधान की परिकल्पना है, सब अलग अलग बना के रहते हैं, उनके टोले अलग होते हैं, उनके मोहल्ले अलग होते हैं। आपको पता होगा कि सिकंदर जब भारत को जीतने चला है, राइट, तो अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर चला था। गुरु ने उनसे पूछा कि क्या भारत भी जाओगे? बोला हाँ। तो भारत से 3 चीजें लेकर आना, एक साधु लेकर आना, यानी ऋषि लेकर आना, क्योंकि उस समय कहा जाता था भारत साधुओं का देश है, ऋषियों का, तपस्वियों का देश है। चतुर्थ चरण में चौथापन जब आता है तो मोस्टली जो है आध्यात्म की ओर चलने जाते हैं, किसी भी धर्म में, है ना, पूजा पाठ की तरफ उनका लगन ज्यादा आता है। और दूसरा कहा कि एक भगवत गीता लेकर आना। भगवत गीता जानते हो ना, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में। और तीसरा एक बांस लेकर आना। बांस तो जानते हैं आप, बैम्बू, कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो वो बांस को देखना चाहते हैं कि आखिर क्या था। तो सिकंदर जब आता है तो भारतवर्ष आ रहा है। तो इतिहास में मैंने जहां तक समझा कि उनके जो सैनिक है युद्ध करते करते थक गए थे, उब गए थे, और हिंदुस्तान की आबो हवा इतनी गर्म थी कि गर्मी में काम करने की क्षमता कम जाती। दूसरा था कि मगध सम्राट था उस समय, पूरा भारतवर्ष मगध के कब्जे में था, और वहां का जो राजा था, कौन था जी मगध का? हाँ, अरे कहां आ गई आप? धनानंद। काफी क्रूर था और शक्तिशाली राजा था। तो जो उनके जो सैनिक हैं सिकंदर के, हिमालय पर आते हैं, हिमालय से ऊपर देखता है, पहले तो हिमालय पे चढ़ने से मना कर देता है, कितनी ऊंची हिमालय से क्रॉस करके भारत में जाना है। किसी तरह से सिकंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका मनोबल बढ़ाता है और हिमालय पे चढ़ा लेता है। ऊपर से चढ़ता है तो देखता है कि हर जगह धुआं ही धुआं दिख रहा है। सिकंदर पूछता है कि आखिर इतना धुआं क्यों है?
तो उनके जो जासूस थे उन्होंने बताया कि धुआं इसलिए है कि यह जाति आधारित समाज है, यहां एक जाति दूसरे जाति का छुआ खाना नहीं खाता, ना बर्तन इस्तेमाल करता है, ना उसके साथ बैठता है, ना उसके साथ सोता है। इसलिए ये जो मगध के सैनिक हैं, राइट, अलग अलग जातियों के हैं, इसलिए अलग अलग चूल्हे होते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं। सिकंदर एक प्रशासक होने के नाते सोचा, जिस देश में सैनिकों में इतनी फूट है, उस देश को तो चुटकियों से जितना आसान काम है, राइट। मैं आपको सिकंदर की कहानी नहीं सुना रहा हूं, सुना रहा हूं भारत की परंपराएं कैसी रही है छुआछूत भेदभाव का। जब आजाद भारत की सरकार आई और हमने संविधान बनाई, संविधान सभा में सब भारतीय आए, तो हमने इसे हटाने का पूरा प्रयास कर दिया, प्रतिबंध कर दी। संविधान में मौलिक अधिकार में लिख दिया गया कि छुआछूत बिल्कुल दंडनीय अपराध है, उसे दंडित करे जाएंगे, और संसद का काम है इसके लिए कानून बनाए कि वो दंड क्या होगा। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम लाई, अमेंडमेंट होते रहे, बहुत सारे कानून बनाए, कुछ राज्यों ने भी बनाई, केंद्र ने भी बनाए, लेकिन किसी भी कानून में छुआछूत होता क्या है, अस्पृश्यता कहते किसको है, इसका परिभाषा नहीं है, न ही संविधान में, न ही कानून में। इसलिए यह भी एक न्यायिक वाद योग आया कोर्ट में, कोर्ट का फैसला हुआ, पहले तो मैसूर कोर्ट से हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जिसने क्लियरली कर दिया कि छुआछूत का मतलब कोई शाब्दिक दृष्टिकोण नहीं है, शब्द नहीं है, साहित्य नहीं है, अलंकार नहीं है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का मतलब एक सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उसे रोकना है। अब सामाजिक बुराई क्या है, भाई कोई आदमी मर जाता है तब भी वो उसे टच नहीं करता, किसी कोई बीमारी लग गई, अभी कोरोना था तो लोग दूर जा रहे थे, है ना, तो ये छुआछूत नहीं है, राइट। किसी के कोई किसी घर में जन्म हुआ तो जब तक लोग नहा नहीं लेंगे तब तक वो मतलब छुआछूत में है, होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ये सब छुआछूत नहीं है, छुआछूत का अभिप्राय शाब्दिक नहीं है, छुआछूत का अभिप्राय सामाजिक कुरीतियों से है। जैसे मैंने बोला कि किसी को छुआ पानी नहीं लेते, उसके घर नहीं जाते, या वो आता है तो उसे दूर हट जाते हैं। बहुत बार सुनते हैं ना कि कोई बार बार ऐसी बातें बोलनी पड़ जाती है ना, जो तकलीफ भी होता है, कि कोई हरिजन जाति जिसे गांधी जी ने बोला था, मंदिर में गया तो मंदिर में नहीं जाने दिया, या गया तो मंदिर की पूजा पाठ कराई, ये सुनने में आते रहता है, राइट। ये सब छुआछूत है। किसी ट्यूबवेल पर उसी तरह समाज के व्यक्ति को पानी नहीं लेने दिया, ट्रेन में डब्बे में नहीं चढ़ने दिए, ऐसे बहुत सारी केसेज आपको मिलते रहेंगे, या साथ आके बैठ गया तो हटा दिया, ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं, राइट। इसे छुआछूत के अंदर रखा गया है। बात समझ आ गई कि छुआछूत होता क्या है। और यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाना है, और ये सरकार का काम है, यानी राज्य का काम है, संसद का काम है कि इसके लिए कानून बनाए और इंप्लीमेंट कराए, ताकि इस तरह की बुराइयां ना हो। अब एक बार पढ़ सकते हो क्या लिखा।
ये कानून है। हाँ, ये संविधान प्रदत्त नहीं है। कानून का मतलब है कि ये तो संविधान ने लिखा था कि आप बनाइए कानून। सरकार ने कानून बनाई, कानून में लिखा कि अगर कोई जानबूझकर जांच पड़ताल नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं, हमने सिर्फ वहां पर उल्लेख कर दिया, जो कानून का एग्जाम्पल के तौर पर दे दी। अभी आने वाली सरकारें और भी कानून लाएगी। एक मैंने उत्पीड़न एक्ट भी बताया, SC/ST का 1989। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं। कानून का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि ताकि समझ विकसित आपको पूरा हो जाए। सामाजिक कुरीतियां हैं, जाति प्रथा वगैरह हैं, जो परंपराएं हैं, अब देखो सरकार ने तो ऐसे कानून बनाए, दूसरा पक्ष देखिए इसका दुरुपयोग भी होता है। यानी किसी खास समाज को विशेष अधिकार मिले, वो पूर्वाग्रह से, दुराग्रह से किसी को सता सकता है। मान लो मैंने आपसे छुआछूत की कोई बात नहीं की, किस तरह का बिहेवियर ऐसा नहीं देखा, लेकिन आपके मन में हमारे प्रति मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, राइट? मनोवृत्ति का निर्माण कैसे हो जाता है? मान लो कोई टीचर आपसे किसी तरह का छुआछूत किया था, स्कूल में, कॉलेज में, या किसी समाज में, तो आपके दिमाग में वो बैठ सकती है यहां पर, और या प्रतिशोध करने की भावना हो सकती है कि जब भी मौका मिलेगा तो काम करेगा। तो आप यहां पर आए, थोड़ी सी लूफॉल्स कहीं पर देखी, चाहे अनचाहे मन से आपने मुझ पर आरोप लगा दिया। कहानी कहां से हुई, घटना कहां घटी? स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, समाज में। रिएक्शन कहां हो रहा है? इंस्टीट्यूट में। तो मुझे तो फंसा दिया ना। किस कारण से? क्योंकि एक मनोवृत्ति बनी, दुराग्रह बना। फिर उस कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी से एक अमूमन लगता है कि सब ऐसा ही होगा, एक मान्यता बन जाती है, मान्यता बन जाती है। तो इस तरह के कानून का बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। आपका मुझसे झगड़ा हो गया मेरे भाई से, हो सकता है उसने गलत किया हो या नहीं भी किया हो, आपने पूरे परिवार का नाम दे दी। झगड़ा तो किसी और से की, तो मुझे दलित सूचक शब्द इस्तेमाल करके गाली दिया कि नहीं दिया उसका जांच का विषय है। लेकिन मैं दिल्ली में हूं, मुझे भी उठा के ले गए, क्योंकि नाम आ गया, क्या गलत क्या सही। तो कानून की भी काफी कमियां हैं। कोर्ट में जांच होगी, आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रखिए, लेकिन फंसा तो दिया ना आपने। नहीं जी, प्रूफ देने होंगे, प्रूफ देने होंगे, गवाह देने होंगे, एविडेंस चाहिए। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं कि एक पक्ष को ज्यादा ताकत देता है, दूसरे पक्ष को ताकत ही नहीं देता। जैसे जिस कानून का उत्पीड़न एक्ट के बारे में बात किया, इस कानून को जो अभी हमारी वर्तमान सरकार है, इसमें संशोधन करना चाहिए। संशोधन यह है
कि कोई भी SC ST कम्युनिटी का आदमी किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है, जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय इस पर कार्रवाई करने, सुधार करने की बात किया था। एग्जाम्पल दिया ना कि आपके साथ मेरी झगड़ा हुआ, मेरे पूरे परिवार बंधुओं को आपने नाम दे दिया, बस तुरंत तो मुझे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट के सामने आते हैं, देखने में महिला जिसका दुरुपयोग होते रहा है, वो इनोसेंट आदमी सफर करता है। तो सरकार एक संशोधन की थी कि ऐसा करने से रोका जाए। पहले एक जांच समिति बने जो DSP लेवल के ऑफिसर्स हो, CO लेवल के ऑफिसर्स हो, वो ईमानदारी से जांच करें। एक कमेटी बने कि क्या आरोप सही बनता है या नहीं बनता है ना, कि भाई जिसका नाम दे दिया, बहुत सारे देखो कि छोटे बच्चा, 2 बरस का बच्चा, उसका भी नाम दिया हुआ है और उसे कोर्ट जाना पड़ रहा है बाप के साथ, कि अभी तक जानता ही नहीं कुछ। राइट, तो सफर किया ना वो। तो भारत सरकार इसमें संशोधन करने की कोशिश की कि पहले एक कमेटी जांच कर ले, उसके बाद, अब जैसे मैं दिल्ली में हूं, मैं तो वहां पर था नहीं, तो झगड़ा कैसे किया? आप गुजरात में हैं, वहां थे नहीं, तो झगड़ा कैसे किया? लेकिन कोर्ट को चाहिए प्रूफ, आप थे या नहीं थे, वगैरह वगैरह। इसमें तो आप फंस गए ना। और कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया काफी पेचीदगी है, तारीख टू तारीख चलेगी, एक न्याय देने में 10-20 वर्ष लगते हैं। वो भी न्याय मिलेगा कि 20 वर्ष बाद न्याय मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आम जनता कोर्ट जाने से ही बचती है, एक बार चक्कर में पड़ा घिसते रह जाएंगे। खैर, लेकिन दुर्भाग्य देखिए राजनीति का, जो संसद में बैठे लोग हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से कैबिनेट को दबाव बनाई कि इसमें संशोधन नहीं करा जाए, अगर बदलाव करेंगे तो हम लोग समर्थन वापस ले लेंगे, सरकारें गिरा देंगे। एक कमेटी बननी थी जो जांच करता कि आप गुजरात में थे, आप थे कि नहीं थे। राइट, वो बच्चा उत्पीड़न आपको कर सकता है कि नहीं कर सकता है। राइट, आप हैंडीकैप्ड है दोनों हाथ से, आप बोला कि आपने तो मारा मुझे, तो पहले जांच तो करो मारने लायक है या नहीं है। इसलिए संसद को अमेंड करना था। ये जो बुराइयां चली आ रही है ऑटोक्रेसी एक्ट में, उसे बदलाव करे जाएं ताकि न्याय मिले। यह नहीं कर रहा है कि जिसे उत्पीड़न करा गया उसे न्याय नहीं मिले, बेवजह निर्दोष आदमी सफर न करे, वो ना सजा भुगते। ये सही है बोला कि भाई कोर्ट में नाम जाएगा, कोर्ट भी फैसला देखेगी, लेकिन सफर तो कर रहे हो ना आप। इसलिए भारत की संसद में इन कम्युनिटी से बैठे हुए जितने भी सांसद थे, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अकाली का हो, सब एकजुट हो गए कि अगर इसे अमेंड करेंगे तो हम लोग समर्थन नहीं देंगे, तो सरकार गिर जाएगी, सिस्टम नहीं चलेगी। अंत में सरकार को जो संशोधन करना चाहती थी नहीं कर पाई। बात समझ आ गई? अब यहां पर देखना है कि कानूनी पक्ष कितना सबल है। ये तो संविधान ने कह दी कि आप ऐसा कानून बनाइए जो छुआछूत भेदभाव रुके, लेकिन आपने बनाई छुआछूत भेदभाव रोकने के लिए, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसे भी सुधारिए ना आप। लेकिन कमियां सुधारने वाला
एक्चुअली होता क्या है ना, बिल्ली के गले में घंटी लगानी, कौन लगाएगा? बिल्ली बिल्ली में चूहों में मीटिंग हुई कि बिल्लियां आती है चूहों को खा जाती है, तो सारे चूहों ने बैठ के मीटिंग करी कि ऐसा करें कि बिल्ली आए तो हम लोग पकड़ लेंगे और गले में घंटी बांध देंगे, और जैसे ही वो बिल्ली आएगी तो हम लोग भाग लेंगे। इसी दौरान बिल्ली आ गई, सारे चूहे भाग गए। कहने का मतलब बिल्ली चूहे कहानी नहीं, कहने का मतलब है कि सब अपने मत के लिए, बहुमत के लिए एक साथ निर्णय ले लेता है, अल्पमत की हित मारी जाती। तो नीतियां तो बनती हैं, इतने मुकदमे क्यों होते हैं, इतनी चैलेंज क्यों होते रहती है? इसलिए तो होता है। कानून तो है, लेकिन कानून में कमियां भी तो है ना। अब जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून है। आप लोग लड़कियां हैं, आपको घूरना भी मना है। आप आरोप लगा दो कि सर घूर रहे थे, भाई घूरना का परिभाषा क्या होगा, सोचो आप। या किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया, पुलिस उठाएगी, कोर्ट कर मुकदमा कर देगी। लेकिन हमारी जो बदनामी हुई, जो कुछ था ही नहीं, इसको सिद्ध करने में 20 वर्ष लगा दी हमने, और बाद में कोर्ट से फैसला हुआ कि ये तो इनोसेंट थे। लेकिन 20 साल जो सफर किया उसका क्या होगा? तब तक तो आदमी मर जाएगा। तो बहुत सारी कमियां हैं, कोर्ट की भी कमियां हैं, इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है, धीमी है, और कानून की भी बहुत सारी कमियां हैं। कानून में इतनी कमियां हैं कि कहीं ना कहीं लूप फॉल्स होगा। खैर, ये बातें होगी। ये चर्चा हम लोगों ने इसलिए किया अनुच्छेद 17 को समझने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट बनाइए। अनुच्छेद 18, यानी आर्टिकल 18, ये कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। भारत में एक सामंतशाही परंपरा रही है। सामंतशाही समझते हो ना, जमींदारी व्यवस्था, है ना। ब्रिटिश हुकूमत में भी, मुगलों में भी, पहले भी, जिसमें कुछ लोगों को विशेष उपाधि दी जाती थी। राय साहब, चौधरी, सर, इस तरह की टाइटल मिलते थे, उपाधि मिलते थे। एक्चुअली ये उपाधियां बहुत तरीके से दी जाती थी। नंबर 1 तरीका तो होता है राज व्यवस्था में जो जितना चापलूस है ना, उसे ज्यादा उपाधि, ज्यादा डिग्रियां मिलते रहती है। अंग्रेजी हुकूमत के लिए अच्छा काम करा तो राजा राम मोहन राय को भी राजा की उपाधि दी गई, राइट। अभी हिंदू धर्म में बहुत सारे श्री श्री 108 श्री ऐसी उपाधियां आपको मिलेंगी, बहुत सारे टाइटल। आजाद भारत की संविधान ने इसे समाप्त कर दिया अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत। चूंकि हमें
समतामूलक समाज की स्थापना करना है। सामंतवादी ब्रिटिश हुकूमत अभी नहीं रही। किसी को विशेष उपाधि हम नहीं देंगे, विशेष टाइटल नहीं देंगे। इससे क्या होता है, असमानता फैलती है, राइट। तो इसमें एक तरह से 4 क्लॉज हैं, 1 2 3 4, राइट, 4 खंड है। पहला खंड क्या कह रहा है, जोर से बोलो ताकि सुन पाऊं मैं। सेना और विद्या, राज्य मिलिट्री की उपाधि, एकेडमिक्स उपाधि देगी। मिलिट्री में मिलता है ना महावीर चक्र, क्योंकि देश के लिए वो काम कर रहे हैं। एजुकेशन क्षेत्र में उपाधियां मिलेगी, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, बहुत सारी उपाधियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, पद्म भूषण, विभूषण वगैरह वगैरह, ये उपाधियां मिलेगी। इसके अलावा उपाधि नहीं दी जाएगी। बात सुनाई, पहला खंड कहता है। दूसरा क्या कह रहा है, नागरिक शब्द देखो, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि नहीं लेगा। यानी आपको जापान कोई उपाधि दे रहा है तो आप नहीं लेंगे, ब्रिटेन दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है तो आप नहीं लेंगे। और पढ़ो, यही है ना। तीसरा कह रहा है कि भारत का नागरिक नहीं है। पूरी सेंटेंस पढ़ो ध्यान से, नागरिक नहीं यानी विदेशी को, पूरा सेंटेंस तो पढ़ो, मुंह बंद क्यों कर रखा है। नहीं लेगा। देखो, भारत में कोई व्यक्ति है, क्या कह रहा है, व्यक्ति, नागरिक नहीं कह रहा है, नहीं। और भारत राज्य में कोई काम करता है, हाँ, विदेशी नागरिक, भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी है। काम क्या करता है, लाभ के पद पर है, बड़ा डिस्प्यूटेड है ये। लिखा, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, विदेशी व्यक्ति है, भारत का नागरिक नहीं है और विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और विश्वसनीय पद का मतलब क्या है, लाभ का पद या विश्वास का पद। ये बड़े डिस्प्यूटेड है, अभी तक डिस्प्यूटेड। कोई विदेशी नागरिक जो अपने राज्य में, भारत देश में लाभ के पद पर है, फिर फंस गया पेंच, लाभ का पद क्या है, राइट। विदेशी राज्य से राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई उपाधि नहीं लेगा। अब इसको समझो, कहां के हो आप, जापान के नहीं, आप जापान के हो, आप यहां जापानी नागरिक हो, राइट। जापान के नागरिक हो और इस भारत में कार्य करते हो, और ये कार्य क्या करते हो, भारत के किसी लाभ के पद पर हो,
बड़े डिस्प्यूटेड है लाभ के पद। अभी भी चाहे तो आप डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं। लाभ का पद का मतलब होता है, एक एक आम जनता की भाषा में समझो, कानून की भाषा में तो इसकी चैप्टर ही लगेगी। वैसा पद जिसे कुछ लाभ मिलता हो। लाभ आर्थिक भी हो सकता है और गैर आर्थिक भी हो सकता है। आर्थिक का मतलब धन दौलत, गैर आर्थिक का मतलब प्रतिष्ठा, महत्व। कोई ऐसा काम पर आपको लगाया गया है जिससे रुपया मिलता है, राइट, वेतन मिलता है। लेकिन वो वेतन जो जो वेतन मिल रहा है आपको, जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, वो पद लाभ का है कि नहीं, इसका डेफिनेशन संविधान में नहीं है। न्यायालय में बहुत बार मुकदमे गए हैं, इसके बाद डिसाइड किया गया। आप ऐसे मानो टीचर को वेतन मिलता है, सरकार एक कानून लाए कि 10वीं क्लास को जो टीचर को वेतन मिलता है, टीचर एक पद हो गया और वेतन उसे 50,000 मिल रहा है। लेकिन ये पद लाभ का पद नहीं है। वेतन तो मिल रहा है, लेकिन पद क्या कहा गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। कानून बना दी सरकार, जबकि वेतन भी मिल रहा है। और 12वीं क्लास जो पढ़ा रहा है वो भी टीचर है, उसका पद क्या है, लाभ का पद है। उसे 50,000 मिल रहा है, लेकिन उसका पद क्या कहलाया, लाभ का पद। एक का कहलाया लाभ का पद नहीं। यही तो विवाद का जड़ है। यह न्यायिक निर्णय के आधार पर समझा जा रहा है, कोई स्पष्ट नहीं है। जैसे जितने मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको ही पेमेंट मिलते हैं, लेकिन वो लाभ का पद नहीं है। आप जहां भी आगे पढ़ेंगे लिखेगा कि मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, नहीं होता, योग्यता होता। तो ये जुडिशियली वर्डिक्ट पर डिपेंड करेगा। इसलिए हर सरकार में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहता है, मुकदमेबाजी चलते रहती है। तो कहता है कोई विदेश का भी व्यक्ति भारत में लाभ के पद पे काम करता हो, जैसे मान लो किसी बोर्ड का चेयरमैन आपको बना दिया, राइट, जैसे बुद्ध का संगठन है, तो कोई जापानी नागरिक यहां पर बुद्ध के संगठन को देख रहा है, राइट, बौद्धिस्ट होने के नाते वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत से ही बुद्ध का संचालन है, बौद्ध का, तो उसका प्रबंधक है, और वो पद लाभ का पद नहीं है। यानी पेमेंट तो मिलता है, हो सकता है पेमेंट ना भी मिलता हो या पेमेंट मिलता हो, लेकिन वो पद काफी प्रभावी है, उसका महत्व है, इज्जत है, उसके कहने से बहुत प्रभाव पड़ेगा नियुक्ति पदच्युति में, है ना, नीतियां प्रभावित हो सकती हैं। तो ऐसा पद लाभ का पद है। एग्जाम्पल दिया ना कि जितने सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो लाभ के पद पर नहीं है, लेकिन पेमेंट तो नहीं मिलता है। लेकिन एक सांसद या विधायक एक महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि का नुमाइंदा है, इसलिए उसका कहना, उसकी कुछ बात बोलना बहुत महत्व रखता है। समाज में प्रतिष्ठा है, एक लाभ मिल रहा है उसको। उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो कहता है ऑनररी है। ऑनररी का मतलब है कि आदमी देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसके आने जाने में खर्चे होते हैं, रहने खाने में खर्चे होते हैं, लोगों को कुछ देना पड़ता है, इसलिए वेतन मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, पर्सनल काम के लिए नहीं मिलता। यानी एमएलए एमपी को जो रुपया मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है,
कि कहीं जा गया, कहीं झगड़े हुए, किसी को दान दिया, किसी को सड़कें बनवाई, या बहुत सारी चीजें होती हैं। शादी वादी में जाते हैं तो वहां भी कुछ कन्यादान कर दी, राइट। कहता है इसका उद्देश्य ये है, उसका उद्देश्य नहीं है जो मिला आप अपने रखे, इसलिए विवादास्पद बता। यानी अभी भी एग्जैक्ट डिफाइन, कल कोर्ट को कुछ और बात करते तो कुछ और बात करनी होगी। तो अगर कोई विदेशी नागरिक भारत के संदर्भ में व्यक्ति कोई लाभ के पद को होल्ड करता है और उसे विदेश से लाभ का पद कहां होल्ड कर रहा है, भारत में, और विदेश से कोई उपाधि मिलनी है तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। जब तक अनुमति नहीं मिलता तब तक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर। चौथा क्या है, फोर्थ वाला, सेम चीजें हैं। यहां पर सिर्फ तीसरा में विदेशी था, इसमें में विदेशी भी है और नागरिक भी है। देश का नागरिक भी होगा, ये तो ये हो गया ना। उसमें और पूरी बात पढ़ो, विदेशी और नागरिक दोनों है। क्या पढ़ा आपने, फिर से मिलाओ आप। पहले वाले में लिखा आपने कि राज्य, सेना और विद्या संबंधित मिलेंगे। दूसरा वाला बोल रहा है कि भारत का नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र उपाधि नहीं लेगा। तीसरा कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राइट, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक ही नहीं है और राज्य के अधीन लाभ का पद को धारण करता है, विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा। और चौथा कहता है भारत के राज्य के अधीन, राज्य मतलब अपने देश के अधीन, लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से नहीं, व्यक्ति है ये भी, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से क्या नहीं करेगा, कोई उपाधि धारण नहीं करेगा राष्ट्रपति की सम्मति के बिना। यहां पर नागरिक, यहां पर विदेशी, यहां पर व्यक्ति, इसलिए उपाधि का अंत कर दिया गया।